Hello guys, I am Shruti Kilosia and today I am going to teach you one of the most interesting chapter of class 10th science. Chapter number 7, control and coordination. This is one of the most interesting topic and here we are going to learn the complexity of our body organs to perform the daily life functions. From the name of chapter, control and coordination, we already understand that we are going to learn about the cells, tissues or organs that contributes in control of different activities of our body and maintains the coordination between the different parts of our body. यस हम ऐसे ही सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है, बोलना, चलना, खाना, लिखना, पढ़ना एट्सेट्रा। तो इन सबको जो कंट्रोल करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है जो यूनाइटेडली काम करते हैं कोई भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करवा पाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मैसेज कौन ट्रांसफ़र करवाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ प्रोसेस के लिए। बिकॉज जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा एंड फॉर लिविंग प्रोसेस प्रॉपर फंक्शनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So before starting this chapter, I would like to ask you that in the previous chapter that we have learned, chapter number 6 life processes, हमने वहाँ पे ये देखा था कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप मूव कर रही है तो हम उसे लिविंग कहते हैं, राइट. मूवमेंट किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे प्लांट की मूवमेंट मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, एनिमल की मूवमेंट मतलब कोई कैट रन कर रही है या तो कोई डॉग रन कर रहा है या तो हम अपना खाना चबा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये सब मूवमेंट्स है. मूवमेंट्स का रीज़न कोई भी हो सकता है, इट मे बी ग्रोथ और इट मे बी ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर. पर हमने तभी ये नहीं सोचा था कि ये मूवमेंट होती क्यों है, कैसे होती है. जो कोई भी मूवमेंट होती है ना, वो कोई भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है. सो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस मतलब एक एक्सटर्नल चेंज होता है इन्वायरमेंट में, कुछ चेंज होने को, सिग्नल रिसीव करने को हम स्टिमुलस कहते हैं. तो अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज डिटेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी एक मूवमेंट शो करती है. सो मूवमेंट इज ऑलवेज ए रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, जैसे कि अगर कोई भी कैट रन कर रही है तो या तो उसने कोई माउस को देखा है या तो वो खुद को किसी से बचा रही है, खुद को शायद वो डॉग से बचा रही है या कोई अदर एनिमल से बचा रही है या उसके कोई प्रेडेटर से बचा रही है जो उसे अपना प्रे ना बना ले. मतलब हमेशा कोशिश एक ही होती है कि खुद को प्रोटेक्ट करना है और हम जो भी करते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं. जैसे कि अगर हम खाना चबा रहे हैं तो क्यों चबाते हैं हम? क्योंकि हम उसको सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकें. सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे तो बहुत फाइनली डिवाइडेड हो जाएगा वो, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन हो पाएंगी और अगर प्रॉपर डाइजेशन होगी तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलेंगे एंड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी ऑर्गन्स टू वर्क प्रॉपरली. सो एवरीथिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू अ रीज़न बिहाइंड इट. ओके, तो फिर हम मूवमेंट को लाइफ से एसोसिएट करते हैं, इसका आंसर तो हमें मिल गया. क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो एक रिस्पॉन्स होती है इन्वायरमेंटल चेंज की, जो एक ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर लेता है. जैसे कि अगर हम कोई हॉट पैन को टच कर लेना तो बॉडी डिटेक्ट करती है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वहाँ पे एक चेंज हो गया है और ये टेम्परेचर बॉडी के लिए ठीक नहीं है. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट हॉट टेम्परेचर एंड हॉट क्लाइमेट, आवर बॉडी गिव्स अ रिस्पॉन्स दैट वी शुड लीव दैट पैन. और ये भी एक मूवमेंट है जो बाहर के टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हुई है, उसके रिस्पॉन्स में हुई है, इसलिए हम पैन को छोड़ देते हैं ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए. ओके, तो जो हर कोई मूवमेंट होती है ना वो एक इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से ही होती है जो डिटेक्ट किया जाता है बॉडी से. ओके, तो अगर हम ध्यान से सोचते हैं ना तो हर रिस्पॉन्स जो इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से होता है वो बहुत ही केयरफुली लिया जाता है. ओके, बहुत ही केयरफुली लिया जाता है वो. और ये जो मूवमेंट्स होती है ना इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, उन्हें भी शानदार तरीके से कंट्रोल किया जाता है. मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मूवमेंट शो कर दी बॉडी ने, बहुत ही एपरेंट थिंकिंग होती है उस पर कि इस क्लाइमेट के लिए कौन सी मूवमेंट सही होगी, बाहर की सिचुएशन क्या है, बाहर की कंडीशन क्या है, ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है, सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मूवमेंट की जाती है. जैसे कि अगर क्लास में टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो अगर मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है तो मैं क्या चिल्लाऊंगी या विस्परिंग करूँगी? ऑफ कोर्स यू आर विल ऑल्सो विस्पर.
not shout. Why? Because you also want to protect yourself from your teacher. Therefore, in order to protect ourselves, body gives us message that you should talk in low speech. Okay? So we whisper in class. क्योंकि हम खुद को प्रोटेक्ट करना होता है. जैसे पैन के केस में भी हमने देख लिया कि पैन हम छोड़ देते, तब हम पैन की चिंता नहीं करते कि हमारा पैन इतना महंगा है, नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, उसमें जो चीज़ें हैं वो गिर जाएंगी, वेस्टेज हो जाएगा. ये कुछ नहीं सोचता है तब ब्रेन सिर्फ ये सोचता है कि हमें वो पैन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेन मोटिव जो होता है ब्रेन का वो होता है प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. ओके, तो खुद को बचाने के लिए हम सब मूवमेंट्स करते हैं. तो दोनों एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, समझ में आ गए आपको. तो यही है एक मोटिव कि खुद को हमें हमेशा बचाना होता है. जो भी चेंजेस होते हैं ना इन्वायरमेंट में, वो बहुत ही केयरफुली लिए जाते हैं बॉडी से, और बॉडी उस पर बहुत केयरफुली वर्क करती है सिचुएशन को ध्यान में रख के. तो ये सब चीज़ों का एक ही कंक्लूजन है कि हर लिविंग सिस्टम को ऐसे सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं जो उनकी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाए. अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे सेल्स के बारे में जो स्पेशली बने होते हैं बस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाने में हमारे बॉडी के पार्ट्स के बीच में, ताकि एक हमें प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रॉपर रिदम मिल सके बॉडी में. तो ऐसे जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं हमारी बॉडी में जो ये काम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. सो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, प्लांट्स को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इक्वली इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि प्लांट्स में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो भी मेंटेन कर पाएंगे खुद को, और वो भी एक लिविंग की तरह रह पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स में आते हैं ह्यूमंस, मतलब हम. और अगर हम हमारे बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ईजी होगा समझना बहुत ही चीज़. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ रहे होते ना तो हम उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम उसे महसूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए इस चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है. सो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एनिमल. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स. सो गाइज, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? जो सिस्टम हमारे बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाने के लिए मिलजुल कर एक साथ काम करती है, उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरल सेल्स और मस्क्यूलर सेल्स कहते हैं. यही कंट्रीब्यूट करते हैं नर्वस सिस्टम को. जैसे हमने पहले भी देखा था कि टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और हमारी बॉडी को इसे डिटेक्ट करने के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना होता है. तो हमें पता है कि डिटेक्ट होते हैं चेंजेस, इन्वायरमेंट के हर एक चेंज डिटेक्ट होते हैं. पर अभी ये देखना है कि डिटेक्ट कैसे होते हैं. देख तो लिया हमने कि हमारी बॉडी को गर्म फील हुआ, हमारी बॉडी को ठंडी बज रही इसलिए हमने स्वेटर पहना है, हमारी बॉडी को कुछ अलग चेंज फील हो रहा है इसलिए हम उसके रिस्पॉन्स में काम कर रहे हैं. पर ये चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? दिस इज़ द मेन पॉइंट. हु इज़ दैट वन दैट डिटेक्ट्स दिस चेंज? तो ये होते हैं एक स्पेशल सेल्स जो इन्वायरमेंट के चेंज को डिटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं. और ये जो सेल्स होती है इनकी टिप्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करती है, और इनका नाम होता है नर्व सेल्स. यस गाइज, नर्व सेल्स. व्हाट? All information from our environment is detected by specialized tip of some nerve cells. तो हम महसूस जो करते हैं कोई भी बाहर के इन्वायरमेंट का चेंज, तो वो कहाँ से करते हैं? ऑफकोर्स हम हमारे सेंस ऑर्गन्स से करते हैं, बिकॉज सेंस ऑर्गन ही चीज़ों को फील करने में हेल्प करती है. जैसे कि हमारी स्किन हो गई, आइज़ हो गई, नोज़ हो गए, ईयर्स हो गए, टंग हो गए. तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना, इनकी टिप यही सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होती है ताकि वो कोई भी इन्वायरमेंट के चेंज को डिटेक्ट कर पाए. ओके, तो ये इन्वायरमेंट को चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो ये पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर मुझे टेस्ट डिटेक्ट करना है तो टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स या कौन से सेल्स प्रेजेंट हो गए? गस्टेटरी रिसेप्टर्स. अगर मुझे स्मेल लेनी है कोई चीज़ की, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोई खाने की, तो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे नर्व सेल्स है मेरे नाक में जिसके रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और जो मेरे नोज़ में प्रेजेंट है जिसकी वजह से मैं स्मेल ले पा रही हूँ. तो ये जो है ऐसे सेंस ऑर्गन के आसपास प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के चेंज को डिटेक्ट करके उसे ट्रांसफ़र कर पाए. हमने ये तो देख लिया कि चेंज को डिटेक्ट कौन करता है. कौन करता है? नर्व सेल्स.
But in animals, what are these nerve cells called? Yes, these nerve cells are called as neurons. Neurons are the cells which plays a very important role in maintaining the control and coordination of our body. Yes, guys. न्यूरॉन्स ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है. न्यूरॉन्स फॉर योर इंफॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कहलाते हैं. यस, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स आर न्यूरॉन्स. ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की. कैसे फंक्शनल यूनिट हो गई है नर्वस सिस्टम की? क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से ही तो बनी है. न्यूरॉन्स का हम ग्रुप बना दे तो वो नर्व बन जाता है, और नर्व ही तो हमें हेल्प करता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. कोई हैंड से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक कौन हेल्प करता है? नर्व्स. और ये नर्व्स क्या होती है? ये ग्रुप होती है. किसकी ग्रुप होती है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को हम नर्व कहते हैं. ओके, तो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. यस, सो आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. दिस middle part is called as cell body. In cell body, nucleus is present, and around the nucleus cytoplasm is present, which is called as cyton. Okay, न्यूक्लियस के आजू बाजू में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसे हम सेल बॉडी कहते हैं. सेल बॉडी के ऊपर कुछ ट्री लाइक ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं. और डेंड्राइट्स ही ये टिप्स है जो एनवायरनमेंट के चेंज को सबसे पहले डिटेक्ट करती है. सो डेंड्राइट्स आर द ब्रांचिंग लाइक पैटर्न्स that are present on the cell body. और ये डायग्राम 5 बताए डेंड्राइट्स के ब्रांचेस, तो ऐसा नहीं होता है कि सब जगह 5 ही होते हैं. ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, और एक मल्टीपोलर न्यूरॉन में मोर देन 2 डेंड्राइट्स हो सकते हैं और एक एक्सॉन हो सकता है. ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है. बट ऐसा फिक्स नंबर नहीं होता है. फॉर आवर इमेजिनेशन हमने यहाँ 5 बनाए. ये पूरी ब्रांचिंग लाइक पैटर्न्स होती है, लॉन्ग होते हैं बड़े, और सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं ताकि वो चेंज को डिटेक्ट कर पाए. सेल बॉडी के नीचे जाएंगे तो एक एक्सॉन आएगा जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं. एक्सॉन के आसपास है ना श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो श्वान सेल्स होते हैं ना, यही माइलिन शीट बनाते हैं. तो ये आपको एक्सॉन के आसपास ऐसे बॉक्स लाइक पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सब श्वान सेल्स है. श्वान सेल्स ने माइलिन शीट बनाई है, और यही माइलिन शीट आपको यहाँ दिख रही है. जो ये आपको यहाँ दिख रही है, ये सब माइलिन शीट है जो श्वान सेल्स ने बनाई है एक्सॉन के आसपास. ये वाइट कलर की होती है. और ये कभी भी याद रखना, ये जो माइलिन शीट है ये कंटिन्यूस नहीं होती है, बीच बीच में ये ब्रेक हुई होती है बहुत सारी जगह पे. और जो जो जगह पे ये ब्रेक हुई होती है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. यस, नोड ऑफ रेनवियर. सो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है ना, वो ये जगह होती है जहाँ पे माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं हुई होती है. क्योंकि श्वान सेल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ हर जगह माइलिन शीट नहीं बनाते हैं. उसकी कुछ पैटर्न होती है कि वो पैटर्न से अगर वो एक्सॉन के आसपास अगर आए हैं तो ही माइलिन शीट बनेगी, और अगर वो पेनिट्रेट हो गए एक्सॉन में से तो वो नहीं बना पाएंगे. बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस इट फर्दर. But for your information, it is important to note that Schwann cells produce the myelin sheet. और माइलिन शीट कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, बीच बीच में गैप ज़रूर होता है, और ये जो गैप होता है उसे ही हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. ओके, नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ माइलिन शीट एब्सेंट होती है. ओके, और जो साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूरॉन का, उसके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल नाम के स्ट्रक्चर होते हैं. निसल्स ग्रैन्यूल मेनली राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, बिकॉज राइबोसोम्स ऑलवेज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो इनके भी बहुत रोल्स है जो सिलेबस में नहीं है, सो हम इसे डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. निसल्स ग्रैन्यूल के साथ साथ साइटोप्लाज्म में न्यूरॉन के एक फाइब्रिल नाम के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. दैट इज़ नॉट ऑल्सो इन आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस इट फर्दर. और जो एक्सॉन एंड होता है ना, तो वहाँ पे एंडिंग में भी बहुत सारी ब्रांचिंग आती है जिन्हें हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. व्हाट? यस, दिस ऑल आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स. और एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं वॉच, जिसे हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके,
तो ये जो सैकलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जब हम सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं तब रिलीज़ होते हैं और दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ ए सिग्नल। 10th सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिए ये, बट आई विल ट्राई टू टेल यू एवरीथिंग सो यू गेट क्लियर आइडिया अबाउट दैट कि ये यूज़ क्यों होता है। ओके, सो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमें न्यूरॉन का। डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटॉन, साइटॉन के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स इज इक्वल टू राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, yes, ribosomes plus endoplasmic reticulum are called as Nissls granules. And after this Nissls granules फिर होगी माइलिन शीट। माइलिन शीट स्वॉन सेल्स से बनती है। एक्सॉन होता है, नोड ऑफ रेनवियर वो जगह होती है जहाँ माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। फिर आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, फिर होते हैं जो सैकलाइक स्ट्रक्चर जिसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं फिर नर्व बनती है, तो जहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म होता है और दूसरा न्यूरॉन जो स्टार्ट होता है, वो जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, एक न्यूरॉन ख़त्म होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमें डेंड्राइट्स दिख रही है, डेंड्राइट्स दिख रही है तो समझ लो इसके ऊपर भी कोई एक्सॉन है और ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ ऊपर दूसरा एक्सॉन है, तो इसका बीच का जो टर्मिनल है इसे हम क्या कहेंगे? यस, क्वेश्चन इज दैट। तो इसे हम कहते हैं सिनैप्स, साइनैप्स, कुछ भी कह सकते हो आप, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन। सिनैप्स कहते हैं इसे। सिनैप्स वो जगह होती है जहाँ पे एक एक्सॉन टर्मिनल और दूसरा न्यूरॉन का स्टार्ट पॉइंट डेंड्राइट जॉइंट होते हैं। ओके, ये भी शायद बुक में नहीं था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज सिनैप्स, क्योंकि हमने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो देख लिया पर हमें सिनैप्स नहीं पता होगा, तो व्हाट प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। सो आई टोल्ड यू अबाउट दैट ऑल्सो। सिनैप्स भी समझ गया, तो लेट्स गो ऑन द फर्दर पेज। सो यस, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसमें दो डेंड्रॉइड्स होती है, दो से ज़्यादा डेंड्रॉइड्स होती है और एक ही एक्सॉन होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमारी बॉडी में मोस्टली यही प्रेजेंट होते हैं, पर जब हम बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे फीटस स्टेज में होते हैं, तब हमारे अंदर यूनिपोलर होते हैं। हमारे जो ईयर्स या आइज़ है वहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होते हैं। आइज़ में जैसे हमको पता है कोन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं, जहाँ पे येलो स्पॉट होता है वहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट मेजरली अगर हम देखा जाए तो 50% से ज़्यादा तो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, यस। सो नेक्स्ट इज हाउ न्यूरॉन कंडक्ट्स द सिग्नल। यस, हाउ न्यूरॉन कंडक्ट्स द सिग्नल। हमने ये तो देख लिया कि न्यूरॉन क्या होता है, ये भी देख लिया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पर ये न्यूरॉन सिग्नल जो लेता है वो ब्रेन तक पहुंचाता कैसे है? पॉइंट इज दैट, यस, पहुंचाता कैसे है? एक डेंड्रॉइड की टिप होती है, वो हमारे कोई भी सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, वहाँ से सिग्नल डिटेक्ट होता है, फिर वो जो सिग्नल है वो थ्रू आउट द एक्सॉन ट्रैवल करता है और एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे जंप करता है। टू मेक यू वेरी क्लियर, हम फिर से पीछे के डायग्राम पे जाते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ जाए व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, सो ये है एक न्यूरॉन। ओके, यहाँ से सिग्नल लिया गया डेंड्राइट से। ओके, फिर ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। ओके, बाहर का जो भी स्टिमुलस आता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं। तो एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ट्रांसफ़र होगा ये एक्सॉन तक। एक्सॉन से फिर वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे जंप करता है, फिर दूसरे नोड ऑफ रेनवियर से तीसरे नोड ऑफ रेनवियर पे जंप करता है। ऐसे ये जो सिग्नल होता है वो नोड ऑफ रेनवियर से जंप होके जाता है और एट लास्ट ये आ जाता है एक्सॉन टर्मिनल पर। सब नोड ऑफ रेनवियर को पार करके आ गया है हमारा सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल पर।
एक्सॉन टर्मिनल पर जैसे ही आएगा तो जो हमने कहा था मुझे आपको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, जो एक ऐसा बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन की एंडिंग में, वहाँ पे जब ये सिग्नल पहुँचता है ना गाइस, तो ये सिग्नल पहुँचने के बाद एक मैसेज पहुँचाता है। तो इसके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो ये वॉल से टकरा के बर्स्ट हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही वॉल्स के टकरा के बर्स्ट हो जाते हैं तो यहाँ से वो रिलीज़ हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं ना, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज लेके दूसरे एक्सॉन के पास जाते हैं। जो ये एक्सॉन टर्मिनल के पास जो दूसरी डेंड्राइट प्रेजेंट होती है ना, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर उसके पास जाते हैं। उसकी भी मेम्ब्रेन ऐसी थोड़ी होगी, उसकी मेम्ब्रेन में भी तो कुछ होगा ना, तो उसकी मेम्ब्रेन भी ऐसी ही होती है, उसकी मेम्ब्रेन भी ऐसी ही होती है। ये दूसरे डेंड्राइट की टर्मिनल पॉइंट है और ये पहले की है। तो यहाँ से मैंने जगह कम बताई है, पर यहाँ पे बहुत डिस्टेंस होता है, हम इसे काउंट नहीं करते बिकॉज ये 10⁻⁻9 10⁻⁻15 ये रेशियो में होता है, इसलिए हमें लगता है कि जॉइंट ही है दोनों एग्जाम, पर इनके बीच में भी बहुत डिस्टेंस होता है जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पार नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तभी ट्रांसफ़र होता है जब दोनों कनेक्टेड हो। हमें लगता ज़रूर है यहाँ पे कनेक्टेड, पर ये रियल में तो कनेक्टेड नहीं होते हैं ना। तो फिर कौन लेके जाता है सिग्नल? तो मैंने आपको कहा जैसे ही यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है ना, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसके अंदर मैसेज होता है, वो लेके ये जाता है यहाँ पे डेंड्रॉइड है, ये एक्सॉन टर्मिनल था, ये डेंड्रॉइड के पास जाता है। जैसे ये डेंड्रॉइड के पास आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो डेंड्रॉइड के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, डेंड्रॉइड्स के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस रिसेप्टर्स पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद अगर वो प्रॉपर रहा, उसकी बाइंडिंग हो गई, बिकॉज प्रॉपर प्रोटीन होता है वही रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो जैसे ही बाइंडिंग करेगा मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर ये मैसेज फिर से इसके अंदर चला जाएगा और सेम प्रोसेस रन करती रहेंगी। फिर से ये डेंड्राइड से एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, एक्सॉन से फिर से दूसरे डेंड्राइड में जाएगा और फिर वहाँ से हो के वो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन के पास। ओके, तो यहाँ से हमें मैसेज मिलेगा, फिर से ऐसे ही ब्रेन के पास से फिर से वो आता है रिटर्न। पाथ पूरा वही होता है, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। तो समझ गए हमें कैसे ट्रांसफ़र होता है सिग्नल? यस, इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स। सो हमें ये तो समझ गया है कि सिग्नल ट्रांसफ़र कैसे होता है, हाउ डज़ इट ट्रांसफ़र। सो और एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। डेंड्रॉइड की टिप हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। सेंस ऑर्गन से जैसे ही एक सिग्नल आता है, स्टिमुलस रिसीव होता है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चलता है, एक्सॉन तक आता है। फिर एक्सॉन में आने के बाद माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ की वजह से वो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता है, जिसको कंडक्टरी ट्रांसफ़र भी कहते हैं। एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक जंप कर करके वो एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाता है। वहाँ से वो सिनेप्टिक नॉब पे आता है, वहाँ पे मैसेज मिलता है, इसलिए जो न्यूरोट्रांसमीटर के सैक होते हैं वो बर्स्ट होने लगते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से बाहर निकलता है, मैसेज लेके जाता है जो दूसरा डेंड्रॉइड का स्टार्ट पॉइंट होता है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे वो प्रोटीन्स बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने की वजह से और एक मैसेज आता है और फिर वो दूसरे न्यूरॉन में फिर से ट्रांसफ़र होने लगता है और फिर से सेम प्रोसेस होती है और ऐसे ही ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है। ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है काम, इसलिए हमें इतना कुछ पता नहीं चलता, बट दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डज नॉट टेक ए सिंगल सेकेंड टू। ओके, सो यही है हमारे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऐसे ही मैसेज ट्रांसफ़र होता है। अब मैं यहाँ पे आपको आपकी बुक के लाइंस पढ़ के बताती हूँ। This information acquired at the end of a dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that secretes an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. To the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. यहाँ पे केमिकल्स का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैंने आपको प्रॉपर वर्ड बताया है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे केमिकल्स यूज़ किया गया है, पर बहुत ही अगर हम प्रॉपर वर्ड देखें इसका तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करवाते हैं। ओके, दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स। यस, मैंने आपको बताया था सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स एक एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का गैप होता है। ओके, इसे हम सिनेप्स कहते हैं।
and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how neuron impulse travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells, such as muscle cells or glands. It is thus no surprise that nervous system is made up of organized network of nerve cells or neuron. इन्होंने कंडक्शन ऑफ सिग्नल के लास्ट में बताया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वही एक फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम की, और वही नर्व्स बनाते हैं, और नर्वस सिस्टम पूरा इन्हीं से बना होता है, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था। बिकॉज जब हमने न्यूरॉन पढ़ा तभी हमको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन होता क्या है। दिस आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो यहाँ पे लास्ट में बता रहे हैं। ओके, and this specialization for conduction information via electrical impulse from one part to the other part of the body. Yes, got it? तो यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छे से शो किया गया है कि कैसे होता है। देखो, आई विल टीच यू हियर ऑल्सो। ये जो है ये एक एक्सॉन का एंडिंग पॉइंट है, ये दूसरा डेंड्रॉइड का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये डेंड्रॉइड है दूसरे न्यूरॉन की, और यहाँ पे जो ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है इन्होंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया है, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, प्रॉपर रहे, प्रॉपर प्रोटीन की बाइंडिंग हुई तो मैसेज आगे ले जाते हैं। फिर ये मैसेज उनको डिपेंड करता है, ब्रेन तक ले जाते हैं, फिर ब्रेन उनका रिस्पॉन्स किस पे शो करता है, जो प्रॉपर ऑर्गन रहा। अगर उनमें मसल पे एक्ट करना होगा कि चलो किसी ने मुझे मारा तो मुझे उसको मुक्का मारना है, तो ब्रेन मसल को ही मैसेज देगा ना कि तू भी मुक्का मार उसको, तो ऐसे होता है। अगर ब्रेन को कोई ग्लैंड को कहना है कि इमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो एड्रेनलिन का सिक्रीशन करना होगा, तो फिर वो एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर वो जो रिटर्न में होता है तो वो मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। ये जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो इन्वायरमेंट के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना वो ब्रेन से सिग्नल बॉडी के पार्ट तक लेके जाते हैं। ये जो होते हैं बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आवर सिलेबस इज़ नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स। आप ये सब नीट की एग्ज़ाम के टाइम पढ़ सकते हो, आगे MBBS में पढ़ सकते हो, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड। सी इधर भी बताया गया है जो मैंने आपको बताया था, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है सब, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ओके, यस, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है। और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बता गया है, मतलब सिनेप्स की जो जगह होती है इन्होंने सिनेप्टिक क्लेफ्ट बता दिया है। और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाम भी दिया गया है, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, सो क्लियर? यस, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम एंड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? रिफ्लेक्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट रिफ्लेक्स होते हैं। यस, रिफ्लेक्स। कुत्ते को देख के भागने लगते हैं हम अचानक। व्हाट इज़ दैट? इट्स अ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी शो करती है इमरजेंसी कंडीशन में, जहाँ पे हम 1 सेकेंड क्या 0.01 सेकेंड भी नहीं लेते सोचने के लिए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस आर द सडन एक्शन शोन बाय आवर बॉडी मसल्स मेनली। जैसे कि फिर से हम वही एग्जांपल पे आ जाते हैं अपने पुराने वाले, एक अगर हॉट पैन है उसको हमने टच कर लिया तो कितने जल्दी हम उससे हाथ हटा लेते हैं। क्या हम 1 सेकेंड टच करके सोचते हैं कि ब्रेन को पहले सोचने दो क्या करना चाहिए हॉट पैन को टच करने पे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। तो जैसे ही हम हॉट पैन को टच करते हैं ना तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको कहा था सेंसरी न्यूरॉन्स, देखिए यहाँ पे नाम भी दिया गया है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज बॉडी टू ब्रेन लेके जाए, बॉडी टू ब्रेन। ओके, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हॉट है, फटाफट मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक। पर क्या आपको लगता है डायरेक्टली ब्रेन तक जाता होगा मैसेज? क्योंकि हाथ कहाँ आपका, हाथ का टिप कहाँ, आपकी उंगलियों ने उस पैन को टच किया है, वहाँ से ब्रेन तक ले जाना इस बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इसलिए हमारे जो हाथ पैर है इनसे जो मैसेज है ना वो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाता, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो भी मैं आपको बता दूं अगर, तो ये यहाँ ब्रेन है। ओके, डायग्राम इतना अच्छा नहीं है पर समझ लेना कि ये एक ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है और ये ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारा हाथ है ये है। ओके,
तो हमारे हाथ से जो मैसेज है वो यहाँ से इजीली कम डिस्टेंस है ये इसके कंपैरिजन में, ब्रेन के कंपैरिजन में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है मैसेज, फिर स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से ब्रेन तक लेके जाता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक चला जाता है, हमारी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड को जाता है मेनली मैसेज। ओके, यहाँ पे दिखा है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक जाता है। ओके, तो जो हमारा हाथ होता है उसमें होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, दोनों होते हैं। तो जो इन्वायरमेंट के चेंज को हमें डिटेक्ट करना होता है ना, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वायरमेंट के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक कि बहुत ही गर्म चीज़ है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है, फिर ब्रेन फिर से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजती है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स करता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो ब्रेन टू बॉडी मैसेज दे, जो ब्रेन से मैसेज लेके बॉडी तक पहुंचाए, उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ओके, क्या? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं कि बहुत गर्म है, हाथ हमें जल्दी से हटाना होगा, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मसल्स से अटैच होते हैं हमेशा। तो मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को मैसेज देते हैं और मसल्स झटके से अपना हाथ ऊपर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पे जो ये डायग्राम बताया गया है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या? रिफ्लेक्स आर्क। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। कि मैसेज कहाँ से कहाँ तक जाता है, इट इज़ वेरी इजी। पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब अपना हाथ या अपना कोई भी बॉडी का पार्ट जिससे मैसेज लिया गया है। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑफ कोर्स मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स से इफेक्टर तक। इफेक्टर मतलब जो चीज़ को रिस्पॉन्स शो करना है, जैसे यहाँ पे इफेक्टर कौन है? मसल्स। ओके, तो ये हमें सिर्फ पाथवे याद रखना है। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से मोटर न्यूरॉन, वहाँ से इफेक्टर, इफेक्टर ही हमेशा रिस्पॉन्स शो करता है। ओके, यस, तो हमने रिफ्लेक्स का पार्ट भी ख़त्म कर लिया है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिफ्लेक्सेस जो हमें ज़्यादातर देखने में आते हैं, वो कौन से रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल है? तो फर्स्ट है when a light acts as a stimulus the pupil of an eye changes its size. Very easy and common type of example. Yes, जब भी हम अपनी आँख के सामने टॉर्च कोई आके जला देता है तो क्या हम आँखें और बड़ी कर देते हैं या छोटी कर देते हैं? क्या हम सोचते हैं क्या हमें आँखें बड़ी करनी है या छोटी करनी है? नॉट एट ऑल, नेवर। जैसे ही कोई भी हमारी आंखों के सामने टॉर्च ला के चालू कर देता है ना, तो हम पहले आंखें अपनी श्रिंक कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं प्यूपिल को, बिकॉज ज़्यादा इंटेक्ट लाइट का आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इज प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। तो जैसे ही वो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्या है ये? रिफ्लेक्स है। मैसेज गया है, मैसेज फिर से रिटर्न आया है कि हमारे इसमें कंस्ट्रिक्ट करने हैं प्यूपिल, तो कंस्ट्रिक्ट हो गए। अंधेरे में रूम में चले जाओगे तो क्या कंस्ट्रिक्ट करोगे प्यूपिल, या और ज़्यादा बड़े कर दोगे कि कुछ तो लाइट आए, कुछ तो दिखे हमें? सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स। दूसरा क्या है? सडन जर्क, विथड्रॉल ऑफ हैंड और लेग व्हेन प्रिक्ड बाय अ पिन। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल। जब डॉक्टर सुई देता है, देने से पहले भी हम कितनी बार हाथ आगे पीछे करते हैं। व्हाट इज़ दैट? इट्स अ रिफ्लेक्स, बिकॉज हमें पता है कि हमें हर्ट होने वाला है, इसलिए ना हर्ट ना हो हमें वो पिन से, इसलिए हम हाथ आगे पीछे करते रहते हैं। कोई अचानक पीछे से आके आपको पिन चुभा दे तो आपका हाथ तुरंत आगे हो जाएगा, क्यों? रिफ्लेक्स है। फिर हम खांसते हैं या चीखने लगते हैं जब कोई भी ऐसे धुआं हम अंदर आ जाए, कोई भी अगर हम ऐसे रोड से जा रहे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो सीमेंट के कुछ पार्टिकल, डस्ट के कुछ पार्टिकल अंदर आ जाए तो हमें तुरंत छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। कभी कोई धुएं वाली जगह में चले जाए तो छींक खांसी आने लगती है। कभी कोई डस्ट चला जाए अंदर तो छींक खांसी आने लगती है। क्या ये? रिफ्लेक्स है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम छींकेंगे, खांसेंगे तो डस्ट पार्टिकल जो है, स्मोक जो है, वो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज हमारे लंग्स के लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये एज अ रिफ्लेक्स शोन किया जाता है टू मेंटेन आवर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। ओके, नी जर्क पता है हमको। फिर द सडन रिमूवल ऑफ एन हैंड फ्रॉम ए शार्प ऑब्जेक्ट, सडन ब्लिंकिंग व्हेन एन इंसेक्ट कम्स नियर योर आइज, ये तो बहुत ही कॉमन है।
हमारे आंखों के सामने कभी भी मक्खी आने लगती है तो हमारी आँख चालू बंद होने लगती है। क्यों होती है? रिफ्लेक्स से, ताकि आंखों के अंदर ना घुस जाए। वो प्रोटेक्ट करना है खुद की बॉडी को इंसेक्ट से, इसलिए ये रिफ्लेक्स शो किए जाते हैं बॉडी से। रिफ्लेक्स जो होते हैं ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होते हैं। बॉडी जो है वो बहुत सोच समझ कर करती है, सडन एक्शन शो करती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाती इसमें। इसे हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन ब्रेन। अल्टीमेटली जिसके बारे में पढ़ने के लिए हम सब बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं ह्यूमन ब्रेन के पढ़ने के बारे में, पर चैप्टर के आखिरी में ही आता है हमेशा ये, है ना गाइस? यस, हमेशा चैप्टर के आखिरी में ही आता है ह्यूमन ब्रेन। क्यों? बिकॉज ब्रेन इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी गाइस। क्योंकि अगर हमें ब्रेन को पढ़ना है तो उसके पहले ब्रेन की बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें, बहुत सारे उसकी यूनिट्स है, जैसे न्यूरॉन्स है, मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, ब्रेन कैसे एक्ट करता है, इन सब को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ब्रेन पे सबसे लास्ट में आते हैं। सो ब्रेन तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे इतने ही इंटरेस्टिंग से पढ़ना होगा। सो डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। वी विल कंटिन्यू विथ ह्यूमन ब्रेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, वो भी हम उसमें करेंगे कंटिन्यू। वो इतना टफ पार्ट नहीं है, वो ईजी है समझने के लिए, वो आपको आराम से समझ जाएगा। इंटरेस्टिंग तो ह्यूमन की चीज़ें होती है, प्लांट की तो आपको वैसे भी समझ जाएंगे आराम से। So best of luck, keep studying and wait for the next video of the brain if you are really interested to watch it. So bye, thank you.